नमस्कार, मिशन 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पेट्रोल डीजल की कीमतें नई ऊंचाई पर और डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर। 8.2% की जीडीपी के बीच आम लोगों से जुड़ी अर्थव्यवस्था की ये खबरें सरकार के सामने चुनौती पेश कर रही हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग के बीच सरकार ने जैसे जले पर नमक छिड़का हुआ है और कीमतें घटाने से इनकार कर दिया। आला सरकारी सूत्रों ने एनडीटीवी से कहा कि मौजूदा समय में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए ये कीमतें कुछ और समय तक बढ़ी हुई रह सकती हैं, लेकिन सरकार उन्हें कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में अब कोई कटौती नहीं करेगी। सरकार का कहना है कि अगर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई तो इससे बजट घाटा बढ़ेगा और सरकार का पूरा आर्थिक हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। इस बीच तेल की बढ़ी कीमतों पर राजनीतिक तूफान तेज होता जा रहा है। जनता हो या नेता, हर कोई यही पूछ रहा है कि तेल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं। मोटे तौर पर यह लगता है कि तेल की कीमतों में लगी आग को कम करने के दो ही तरीके हैं, या तो केंद्र सरकार इस पर लगने वाले टैक्स को कम करें या फिर राज्य सरकारें। लेकिन केंद्र सरकार ने तो टैक्स कम करना तो दूर बढ़ाया ही है। नवंबर 2014 से लेकर जनवरी 2016 के बीच केंद्र सरकार ने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और सिर्फ एक बार कम की। बजट में बाजीगरी की गई। 2 रुपये बेसिक एक्साइज ड्यूटी में और 6 रुपये अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में घटाकर 8 रुपये प्रति लीटर का फायदा दिया। लेकिन उसी वक्त 8 रुपये प्रति लीटर का रोड सेस लगाकर यह सुनिश्चित कर दिया कि पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव न हो। जब केंद्र एक्साइज ड्यूटी कम करने में आगे नहीं आता तो फिर राज्य क्यों आगे आए? यही वजह कि राज्य सरकारें बड़ी आसानी से पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का ठीकरा केंद्र पर फोड़कर निश्चिंत हो जाती हैं। राज्य सरकारें टैक्स घटाना नहीं चाहती हैं। यह अलग बात है कि सियासत के हिसाब से राज्य सरकारों का रुख भी बदलता रहता है। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब कुछ बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स कम कर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन वे टैक्स कम करने के लिए तैयार नहीं हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा है। चिदम्बरम ने सरकार से पूछा है कि वो पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के तहत क्यों नहीं ला रही है। एक ट्वीट उन्होंने किया और कहा कि बीजेपी कहती आई है कि वो 19 राज्यों में शासन कर रही है, ऐसे में केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस की यह मांग है कि पेट्रोल और डीजल को तुरंत जीएसटी के तहत लाया जाए। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य सुशील मोदी कह चुके कि यह फिलहाल संभव नहीं है। ऐसा तभी हो पाएगा जब हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य पूरा हो। वैसे अभी कई बीजेपी शासित राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स सबसे ज्यादा है। विपक्ष के शासन वाले आंध्र प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना में भी अधिक दर है। राज्य सरकारें इन्हें छूना नहीं चाहती क्योंकि ये उनके लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स से 3.43 लाख करोड़ रुपए कमाए, जबकि राज्यों ने 2.9 लाख करोड़ रुपए। 2014-15 की तुलना में राज्यों के राजस्व में 30% की और केंद्र की करीब 100% की बढ़ोतरी हुई है। दाम बढ़ने की कई कारण है। विदेश में जो स्थिति है, सप्लाई घट रही है, सप्लाई बढ़ी नहीं। कई देश है, वेनेजुला, ईरान, उनके सप्लाई को लेके कुछ दिक्कत है। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए जो है उसके सामने थोड़ा गिर चुका है। इन सबसे ये फर्क पड़ता है। साथ साथ ये भी मन में रखने की आवश्यकता है कि राज्यों में भी जब पैसे बढ़ते तो उनका वीएटी लगता है, सेल्स टैक्स लगता है, और वो हर बार उस पर और टैक्स उनकी वृत्ति होती। तो ये तो हुई सियासतदानों की बात। अब बात करते हैं इस फील्ड के जानकारों की। आपको याद होगा कि किसी जमाने में पेट्रोल डीजल के दाम सरकारें हर 15 दिन में तय करती थी, लेकिन अब दाम हर दिन बदलते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 8 साल पहले किरीट पारिक समिति ने पेट्रोल और डीजल के दामों को विनियंत्रित करने की सिफारिश की थी। आज किरीट पारिक को लगता है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है। उनके दलील है कि आज अर्थव्यवस्था 8.2% की रफ्तार से बढ़ रही है, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर आम लोगों को राहत देने में कर सकती है। आइए सुनते हैं। मौजूदा परिस्थिति में कितनी कटौती संभव है आपको लगता है, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं सेंटर और स्टेट्स? 8% हमारी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रहा है और कहते हैं कि जीएसटी से हमारा जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन से टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो दूसरा सब ये टैक्स बढ़ता है तो इसमें इससे थोड़ी सी गुंजाइश तो है इसमें कट करने की। तो 2-3 रुपया तो कट कर ही सकती है एक्साइज ड्यूटी। हाँ, लेकिन सवाल उठता है कि सरकारें आखिर ऐसा कर क्यों नहीं रही हैं।
आला सरकारी सूत्र बजट घाटे का जिक्र करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह से तमाम कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर मोदी सरकार ने खजाने के दरवाजे खोले हैं, उसके लिए फिलहाल इस चुनावी साल में अपने राजस्व में कटौती कर पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या चुनावी साल में बीजेपी को पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों से जूझते मध्यम वर्ग की नाराजगी का डर नहीं सता रहा, और अगर हाँ तो वो कब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में कमी का इंतजार करेगी, या फिर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जख्मों पर नमक छिड़कने के बजाय कोई राहत देगी ताकि उसे चुनाव में खमियाजा न भुगतना पड़े। और अब बात करते हैं देश की राजनीति की, जिसकी धारा बदलती हुई दिख रही है। अब तक बीजेपी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती आई है। छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बीजेपी दूसरे विपक्षी दलों पर हमला करती आई है। इफ्तार पार्टियां सियासत का बड़ा हिस्सा बन गई थीं और बीजेपी का आरोप था कि मुसलमानों को खुश करने के लिए इन पार्टियों ने हिंदुओं के हितों को चोट पहुंचाई। बीजेपी खुद को हिंदू हितों के सबसे बड़े रक्षक के तौर पर पेश करने लगी और हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने बूते बीजेपी को 282 सीटें दिलवा दी। अब कांग्रेस भी इसी बदली धारा का हिस्सा बनना चाह रही है। बात सिर्फ राहुल गांधी के मंदिरों के दौरों तक सीमित नहीं रह गई है। एक तरफ राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व का एक बड़ा मुद्दा गोरक्षा हथियाने की फिराक में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक ट्वीट में कहा कि प्रदेश की हर पंचायत में गौशाला बनाएंगे। ये घोषणा नहीं, वचन है। ये बीजेपी को उसी के गढ़ में चुनौती देने और उसके हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीनने की कोशिश है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अपने गो प्रेम के लिए अक्सर चर्चा में रहती है। राज्य सरकार ने देश का पहला गौ अभयारण्य बनाया। राज्य के आगर जिले के सलारिया गांव में 472 हेक्टेयर में फैले इस अभयारण्य में अभी करीब 4000 गायों को रखा गया है। हालांकि इसमें 6000 गायों को रखने की व्यवस्था है, लेकिन बीच में यहां फंड की कमी होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बजट 10 करोड़ का है, मगर आवंटन 5 करोड़ का ही हुआ। उसमें से भी 4 करोड़ सिर्फ चारे पर खर्च हो रहे हैं। यहाँ उन बुजुर्ग या बीमार गायों को लाया जाता है जो दूध नहीं दे सकती। उनके गोबर से गैस बनाने और गौमूत्र को बेचने की योजना बनाई गई थी। इसी के देखा देखी पड़ोसी राज्य राजस्थान ने भी अपने यहाँ गौ अभयारण्य बनाने की योजना बनाई है। गायों को लेकर शिवराज सरकार का प्रेम यहीं नहीं रुका है। उन्होंने मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन बोर्ड भी बनाया है। इसके अध्यक्ष के पद पर एक साधु हैं, स्वामी अखिलेश्वरानंद, और उनकी नियुक्ति की गई। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। कुछ दिनों पहले स्वामी जी ने कहा कि बेहतर होगा कि गायों के लिए एक अलग मंत्रालय ही बना दिया जाए। ये विचार पड़ोसी राज्य राजस्थान से आया, जहां गायों के लिए गो सचिवालय की बात हुई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 90 लाख मवेशियों की पहचान के लिए आधार जैसी पहचान देने की योजना भी बनाई है। अंदाजा है कि राज्य में करीब 54 लाख गायें हैं, उनकी पहचान के लिए आधार जैसे नंबर देने की योजना है। जाहिर है बीजेपी को कांग्रेस का ये गो प्रेम नहीं सुहा। देखिए, गाय इस देश की आत्मा है। गाय केवल आध्यात्मिक विषय नहीं है, सोशो इकोनॉमिकली हमारी रीढ़ की हड्डी है। पर इस देश की आत्मा को समझने में शायद कांग्रेस को बहुत देर हो गई और इसीलिए अब परमात्मा याद आ रहे हैं। और कांग्रेस किसी भी काम को कमिटमेंट से नहीं करती। ये बात तो महात्मा गांधी जी कह गए, आज तक क्यों नहीं किया आपने? अब बात करते हैं कांग्रेस की। कमलनाथ का वादा कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार के फैसलों के ठीक उलट है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह ने दलित खेतिहर मजदूरों के पास जमीन न होने की समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला किया था। इसे दलित एजेंडा कहा गया था। हर गांव में मौजूद चरनोई या वो सरकारी जमीन जहां गांव के मवेशी चारा चरते थे, उसके पट्टे दलितों और आदिवासी परिवारों को बांटने का फैसला किया गया था। 4 मार्च 1998 को सभी कलेक्टरों से कहा गया था कि वे चरनोई की जमीन 7.5% से घटाकर 5% कर दें, और इस तरह करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन के 80,000 से ज्यादा पट्टे दलित और आदिवासी परिवारों को बांटे गए थे। बाद में ये इलाका बढ़ाया गया और करीब 6 लाख एकड़ जमीन 4 लाख परिवारों को दी गई। इस फैसले का गांवों के सामाजिक ताने माने पर असर पड़ा और कई जगह पर हिंसा भी हुई। दिग्विजय सिंह इसके बाद एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने 5 गांवों के सवर्ण और रसूखदार पिछड़ों पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। तब बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की दावेदार उमा भारती ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था। ये दलित एजेंडा दिग्विजय सिंह पर भारी पड़ा। अब वही कांग्रेस हर पंचायत में गौशाला बनाने की बात कर रही है। जाहिर है राजनीति जो न कराए वो कम है। मिशन 2000 न्यूज में अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे मोदी लड़ेंगे बनारस से ही।
ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनके बारे में तमाम तरह की अटकलें लगाई गई कि क्या वो बनारस से हटकर इस बार उड़ीसा के पुरी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी बनारस से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कम से कम पीएम के इस चुनाव क्षेत्र को लेकर पार्टी की तैयारियों से तो यही लग रहा है। वैसे कहा जा रहा था बीच में कि पूर्वी भारत में हवा बनाने के लिए वो उड़ीसा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने पूरी ताकत बनारस में ही लगाने का फैसला किया है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार अगले 3 महीनों में 25 केंद्रीय मंत्री बनारस की जनता से सीधा संवाद करेंगे। ये मंत्री अपने मंत्रालयों से जुड़े प्रोफेशनल से तो बात करेंगे ही, लेकिन अपनी उपलब्धियों का लेखा जोखा रखने के साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हर मंत्री से कहा गया है कि 5 से 10 हज़ार लोगों के सम्मेलन करें। इन सम्मेलनों में मंत्री बनारस में हुए अपने मंत्रालयों के काम का ब्यौरा देंगे। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सबसे पहले कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बनारस में करीब 5,000 किसानों का सम्मेलन किया था। अगले हफ्ते रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा कुलियों के बीच जाएंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद वकीलों से संवाद करेंगे, तो वहीं वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा डॉक्टरों से मुखातिब होंगे। रसायन व उर्वरक मंत्री अनंत कुमार केमिस्ट से बात करेंगे। सड़क व परिवहन मंत्री राज्य मंत्री जो मनसुख मंडाविया हैं वो ई रिक्शा चालकों से मिलेंगे, तो वहीं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्राम प्रधानों से संवाद कर उनकी राय जानेंगे। महिला कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाओं से महिला विकास मंत्री मेनका गांधी बात करेंगी, तो बुनकर और साड़ी बनाने वाले कारीगरों से वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी मुखातिब होंगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये कार्यक्रम सिर्फ पीएम के चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसे अन्य चुनाव क्षेत्रों में भी आयोजित किया जाएगा। इसका नाम सांसद जन संवाद रखा गया है। इसमें हर चुनाव क्षेत्र में जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ सीधी बातचीत की जाएगी। मकसद ये जानना है कि सरकार के फैसले ज़मीन तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनमें कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं, साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में जनता की क्या राय है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सारा फीडबैक मिलेगा उसी के हिसाब से बीजेपी 2019 के लिए यानी मिशन 2019 के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगी। तो मिशन 2019 में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।